बैंक टू टैली लर्निंग सीरीज़ के अंदर अभी टेबल ऑफ कंटेंट में जो आपको लेफ़्ट साइड का पूरा पार्ट दिख रहा है उसको हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं राइट साइड का पहला पार्ट, इंपोर्टिंग कन्वर्टेड एक्सेल स्टेटमेंट। मतलब कि अगर आप किसी पीडीएफ वाले स्टेटमेंट को एक्सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको आप कैसे टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं, उन सब टॉपिक्स को अब हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमको चलना होगा टैली में। यहाँ पर टैली में हम वापस से एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, पीडीएफ टू एक्सेल इंपोर्ट करके, ठीक है। और स्टेट डाल देना है। इसके बाद फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, हमको चेक करना है कि हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है एक्सेल के अंदर वो कौन से वाले फिनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। डेटा है हमारा 21-22 का, ठीक है। तो इसको हमको टैली में 1421 से आगे रखना है और एंटर की के साथ एक्सेप्ट करना है। अभी क्या है, कंपनी तो अपनी क्रिएट हो गई है। अब क्योंकि एक नई कंपनी है तो वापस से हमको एक नया बैंक का लेजर क्रिएट करना है, कैनरा बैंक, अंडर बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर अभी हम जो स्टेटमेंट को इंपोर्ट करने वाले हैं वो नेट बैंकिंग को यूज़ करते हुए एक्सेल या सीएसवी फाइल को डाउनलोड नहीं किया हुआ है, वो पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर है पीडीएफ की स्टेटमेंट थी, हमने उसको एक्सेल में कन्वर्ट किया। अब कन्वर्टेड एक्सेल को जब भी आप कभी इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको ध्यान रखना हो कि आपका डेटा जो है सीट नंबर 1 पे होना चाहिए, मतलब रीनेम आपको ऐसे कर देना है अगर कुछ और नाम से सेव है तो। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे डेट लिखा होना चाहिए, चेक नंबर, नरेशन, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये बैलेंस कॉलम वगैरह जो है ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर जैसे पहला डेटा में पहले वाले रो के अंदर हमारा कोई डेटा नहीं है तो हम उसको कंट्रोल माइनस से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा काम आप और कर सकते हैं कि आप इस डेटा को ऐसे अरेंज कर लो कि आपका डेट, फिर नरेशन, फिर चेक नंबर, फिर डेबिट अमाउंट और फिर क्रेडिट अमाउंट दिखे। तो यहाँ पर मैं डी कॉलम में एक बार ब्लैंक कॉलम को ऐड किया हूँ। बी वाले कॉलम को हम कट कर लेते हैं और यहाँ पर लाके उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बी कॉलम जो है ब्लैंक है, हमको नहीं चाहिए, हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो डेटा कुछ ऐसे आ रहा है कि पहला डेट है, फिर नरेशन है, फिर चेक नंबर है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और लास्ट में बैलेंस। बैलेंस हमको रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि बैलेंस सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए काम आएगा। टैली में जब डेटा को आप इंपोर्ट करोगे तो बैलेंस का कोई काम नहीं है, तो आप यहाँ पे इसको हटा सकते हो, ठीक है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। हमको जाना है टैली में। जब कभी भी आप कोई कन्वर्टेड एक्सेल को इंपोर्ट करते हैं तो अकाउंट नंबर देना मैंडेटरी नहीं है। अकाउंट नंबर देना तब मैंडेटरी होता है जब आप नेट बैंकिंग से डाउनलोड किए हुए डायरेक्ट एक्सेल या सीएसवी को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी हम इसको स्किप कर सकते हैं। बैंक का नाम आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, बेटर है जो यूज़ कर रहे हैं आप, जो इंपोर्ट करने वाले हैं वही दें। एनेबल ऑटो रिकन्सिलेशन आपको यस रखना है। ओपनिंग बैलेंस एक बार मैं इसको ज़ीरो लेके चलता हूँ, ठीक है। और अभी जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि मेरा जो एक अकाउंट है एक ओडी अकाउंट था, तो मैं इसको बैंक अकाउंट की जगह ओडी भी रख सकता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टेटमेंट आपकी जो है इंपोर्ट इजीली हो जाएगी। क्योंकि एक नई कंपनी है तो यहाँ पे हमको बैंक चार्जेस भी क्रिएट करना होगा, लेजर बैंक चार्जेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, और आपको इसको एक्सेप्ट करना है। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ कि हम बैंक का लेजर क्रिएट किए और बैंक चार्जेस का लेजर क्रिएट किए। सेकंड स्टेप होता है कि आपको एक्सेल टेम्पलेट में आना है। एक्सेल टेम्पलेट में अब आपको बैंक चार्जेस जो है लेजर आपके टैली में वो उसको मैप करना है। अब मेरे स्टेटमेंट के अंदर में क्या चार्जेस के अमाउंट हैं कि अमाउंट मुझे नहीं पता है, तो जो कॉमन रहता है हर बैंक में आप वही डाल सकते हो, नहीं पता तो आप 1 2 3 डाल के आगे बढ़ सकते हो। जो कॉमन कीवर्ड्स होते हैं हर बैंक के अंदर आप वही यहाँ पे भी डाल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद आपको बताना है कि आपका बैंक स्टेटमेंट कौन से वाले फोल्डर के अंदर है। अभी मेरे केस में मेरा जो स्टेटमेंट है इस फोल्डर के अंदर है, तो मैं इस फोल्डर को पाथ को कॉपी कर लेता हूँ और हमको यहाँ पे लोकेशन ऑफ फाइल में इसको पेस्ट करना है। फिर एंटर प्रेस करेंगे। इस फोल्डर के अंदर मेरे 2 एक्सेल सीट हैं, मुझे दोनों का नाम दिख रहा है। जिस सीट के अंदर अभी मेरा डेटा है उस सीट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको सीट 1 के साथ उसको रीनेम कर लेना है, तो आप यहाँ पे आप सीट 1 लिख दो। रीनेम करके पहले ध्यान रखो सेव करना है। आपके एक्सेल के अंदर हेडर का इन्फॉर्मेशन है क्या, मतलब कि डेट, ट्रांजेक्शन, नरेशन, वो सब जो लिखा हुआ था वो है क्या। अगर है तो इसको यस करना है। आपका जो डेटा है वो रो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आपको 1 रखना है। अब आपको यहाँ पर ABCD और E लिखना है। मैं यहाँ पर ABCDE इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने इस हिसाब से ही उस डेटा को अरेंज किया हुआ है। देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो टैली में पहला पूछ रहा है डेट कौन से कॉलम में है, फिर डेट, फिर नरेशन, फिर चेक नंबर। ठीक है, तो डेट ए में है, नरेशन बी में है, चेक नंबर सी में है, डेबिट अमाउंट डी में और क्रेडिट अमाउंट ई में। तो डेबिट और क्रेडिट ई और डी और ई में आ गया यहाँ पे, तो इसलिए मैं ABCDE लिख लिया। यही रीज़न है जिसकी वजह से मैंने अभी बी नंबर से चेक नंबर को हटा के सी नंबर में डाला था, ताकि मैं वहाँ पे सीधा ABCDE लिख सकूँ। अगर आप सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पे अगर पहले ए फिर सी फिर बी लिखेंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको एंटर प्रेस करो। आपको याद होगा जब आप डायरेक्ट कोई नेट बैंकिंग को यूज़ करके एक्सेल सीट डाउनलोड कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये सीट नंबर ये सब नहीं लिखना होता था, ये सब मेंशन नहीं करना पड़ता था। ये हम तभी मेंशन करेंगे जब कोई कन्वर्टेड वाली एक्सेल सीट को आप इंपोर्ट कर रहे हो। उसके बाद आपको बैंकिंग और उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन वो सब में भी नहीं जाना है। आपको सिर्फ यहाँ कस्टमाइज इंपोर्ट में आना है, अपने लिस्ट ऑफ बैंक में से नाम को सिलेक्ट करना है कि कौन से लेजर को इंपोर्ट करना है, और एंटर एंटर करके आपको बस प्रेस करना है और इंपोर्ट एंट्रीज को यस करना है। अभी यहाँ पर आप देखो कि एंट्री जो है हमारी इंपोर्ट नहीं हुई, इंपोर्टेड सक्सेसफुल का वो मैसेज आ गया, या फिर कई बार मैसेज नहीं भी आता है और आपको गेटवे ऑफ टैली दिखता है और यहाँ पर दिख रहा है नो वाउचर्स एंटर्ड। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न जानने के लिए आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेटर पैनल को ओपन करना है। तो Ctrl+N आप प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे देखो ये सब लिख के आ रहा है। जब भी कभी आपको ऐसा नो ओपन फाइल इन करंट कॉन्टेक्स्ट या फिर नो सोर्स फाइल टू क्लोज ये सब लिख के आए, इसका मतलब आप समझ जाओ कि आपका बैंक स्टेटमेंट है वो मल्टीपल फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देखो सी ड्राइव के अंदर यूज़र का फोल्डर, फिर गौतम फोल्डर, फिर वन ड्राइव, फिर डेस्कटॉप के अंदर फिर एक बैंक स्टेटमेंट PDF फोल्डर, उसके अंदर फिर डेटा है। तो ये मल्टीपल फोल्डर के अंदर जब भी आपका डेटा जाएगा ना, तो आपको ऐसा एरर आ सकता है। ये एरर कॉमन है। तो आपको क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट को कॉपी करना है और आप अपने CDE किसी भी एक ड्राइव के अंदर आप रख दो इसको, और आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब आपको ये D ड्राइव को पाथ को कॉपी करना है और टैली में जाना है। वापस से एक्सेल टेम्पलेट में जाएंगे, यहाँ पे पाथ को अब अपने चेंज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, बैंक स्टेटमेंट सिलेक्ट करेंगे, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, सेव कर लेंगे। अब हम जाएंगे कस्टमाइज इंपोर्ट में, फिर से एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखो ये एंट्रीज जो है यहाँ पर इजीली इंपोर्ट हो जाएंगी। ये देखो एक एक करके डेट वाइज ये जो है रिकॉर्ड्स को रीड कर रहा है और टैली में साथ ही के साथ एंट्री भी क्रिएट कर ले रहा है। तो PDF वाली अगर स्टेटमेंट है तो आप उसको एक्सेल में कन्वर्ट करके इसी सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए कुछ मिनट्स के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ़ एंट्रीज बहुत ज़्यादा है, 1000, 2000, 5000 एंट्री भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरीके से आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर 1000 एंट्री भी है तो आई थिंक विद इन अ मिनट आपकी एंट्रीज जो है यहाँ पे टैली में इंपोर्ट हो सकती है। और इंपोर्ट होने के बाद जो भी आपकी सस्पेंस में एंट्रीज आती है, जैसे कि कोई बैंक चार्जेस में है कि नहीं देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि बैंक चार्जेस में अलग अलग ही अमाउंट जो है चला गया है। जैसे 70 रुपये 80 पैसा, ये क्यों गया, CHGS वर्ड को मैच कर रहा है। अब ये 25,000 का अमाउंट ये क्यों गया है, CHG को मैच कर रहा है। 10,800 यहाँ भी चार्जेस वर्ड है देखो, तो ये अलग अलग चार्जेस हैं, तो ये ऑटोमेटिकली बैंक चार्जेस में आ गया है। लेकिन आपको एक बार कंफर्म कर लेना है कि सब अमाउंट जो है वो करेक्ट है या नहीं। अब यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री में क्यों आया है, देखो ये कैश डिपॉजिट लिखा है, पेज डाउन प्रेस कर रहा हूँ, देखो अमाउंट चेंज हो रहा है। सब में जहाँ जहाँ कैश डिपॉजिट है वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रा एंट्री में आ गया है। जो भी पेमेंट एंट्री है वो आ गई सस्पेंस लेजर क्रेडिटर में, रिसिप्ट एंट्री आ गई सस्पेंस लेजर डेटर के अंदर। गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं, लेजर वाउचर अल्ट्रेशन में जाना है अपने को सस्पेंस एंट्रीज को क्लियर करने के लिए, और यहाँ पे सस्पेंस वाली लेजर को सिलेक्ट करना है। अब आपके सामने ये कुछ ऐसा करके दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इंटरेस्ट वर्ड जहाँ कहीं भी आ रहे हैं, मुझे उसको फ़िल्टर करना है। तो मैं यहाँ नरेशन फ़िल्टर में जाके इंटरेस्ट टाइप कर सकता हूँ। टोटल 12 एंट्रीज दिख रही है मुझे।
अगर अभी किसी को भी एंटर करें तो सस्पेंस लेजर क्रेडिटर है। सारे इंटरेस्ट एंट्री को एक साथ अगर चेंज करना है तो रिप्लेस ऑल, और कोई सिलेक्टेड एंट्री, 2 एंट्री सिलेक्ट किए और आप चाहते हैं सिर्फ उसी को चेंज करना है तो रिप्लेस सिलेक्टेड। अभी के लिए मैं रिप्लेस ऑल में जा रहा हूँ। यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट का मेरा लेजर नहीं बना हुआ है क्योंकि नई कंपनी थी। बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल और एंटर। ये देखो सस्पेंस में से हट गई है एंट्री। बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये रहा लेजर। पेज डाउन को मैं प्रेस कर रहा हूँ, आप देखो अमाउंट चेंज हो रहा है, डेट और वाउचर नंबर भी चेंज हो रहे हैं। सारी एंट्रीज यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपनी क्लियर हो गई है। एक बार मैं इसका समरी आपको बता दूँ। जब भी आप कभी पीडीएफ वाली बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करना चाहें कन्वर्ट करके एक्सेल में, तो जो आपके बैंक के लेजर होते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि बैंक का नाम और ऑटो लेजर रिकन्सिलेशन, ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सही होना चाहिए। इसके बाद जब आप एक्सेल टेम्पलेट को यूज़ करते हैं गेटवे ऑफ टैली के अंदर, तो यहाँ पर बैंक चार्जेस के जो कीवर्ड की अमाउंट ये सब देने के बाद सीट नेम आपको सीट 1 रखना है हमेशा। हेडर इन्फॉर्मेशन को यस रखना है। आपका डेटा 1 नंबर रो से एक्सेल में स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप इस एक्सेल में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको कोई गैप नहीं देना है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दें। ब्लैंक छोड़ेंगे तो चांसेस एरर के बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर डेट कौन से कॉलम में, नरेशन कौन से कॉलम में, वो सब चीज़ों को बताना है और कंट्रोल से सेव करना है। और लास्ट में आपको कस्टमाइज इंपोर्ट पे आकर अपने लिस्ट ऑफ बैंक में से बैंक के लेजर को सिलेक्ट करना है और एंटर की को प्रेस करना है या फिर कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर लेना है। आपके सामने एक इंपोर्ट का एक ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको यस करना है या फिर एंटर की को प्रेस करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने पीडीएफ वाले एक्सेल स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगले पार्ट पर हमको डिस्कस करना है कि कोई सिंगल कॉलम वाला अगर बैंक स्टेटमेंट है, चाहे वो एक्सेल में हो चाहे वो पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट किया हुआ हो, तो उसको हमको कैसे टैली में इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हम पहले एक्सेल सीट को ओपन करते हैं। जैसे कि इस यूनियन बैंक वाली एक्सेल सीट को आपने ध्यान दिया होगा कि एक ही डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट एक ही कॉलम के अंदर आ रहा था, तो मैंने इसको फिल्टर करके कैसे यहाँ पे वर्किंग किया था। अब यहाँ पर हमको बस सीट नेम को रीनेम करके सीट 1 रखना है और इसको सेव कर लेना है। आपको डेटा सिंपली फिल्टर ऑप्शन को यूज़ करते हुए डेबिट क्रेडिट अमाउंट को अलग अलग कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हो। अब हम यहाँ पर ये एक्सेल सीट को कॉपी करके अपने किसी एक दूसरे ड्राइव में डाल देते हैं, नहीं तो हो सकता है फिर से वो एरर हमको देखने को मिले। यहाँ पर एक नया लेजर क्रिएट कर लेते हैं, यूनियन बैंक, अंडर बैंक अकाउंट। बैंक नेम यहाँ पे मैंडेटरी है क्योंकि हम एक कस्टमाइज पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट करके हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं एंट्रीज को। एनेबल ऑटो रिकन्सिलेशन को यस रखना जरूरी है। ओपनिंग बैलेंस को एक बार मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि एग्जिस्टिंग कंपनी और बैंक चार्जेस का लेजर बना हुआ है तो उसमें हमको कोई वर्किंग नहीं करना था। एक्सेल टेम्पलेट में जाते हैं, इन सब चीज़ों को मैं ऐसे ही एज इट इज़ रन देता हूँ। लोकेशन ऑफ फाइल मेरा वही डी ड्राइव है। यहाँ पर अब जो मुझे सिलेक्ट करना है वो है यूनियन बैंक, और मुझे ये भी कंफर्म करना है कि मेरे एक्सेल सीट के अंदर क्या यहाँ पर ई तक जा रहा है, डेटा नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरा चेक नंबर जो है यहाँ पे सी कॉलम में मिसिंग है। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे एक चेक नंबर का कॉलम बनाओ, आप इसको ए और बी रहने दो, डेट और नरेशन को। चेक नंबर जो है आप को ई कर दो, इसको सी और इसको डी कर दो। देखो डेबिट जो है मेरा, डेबिट अमाउंट सी कॉलम में, क्रेडिट अमाउंट मेरा डी कॉलम में। ठीक है, और जो ब्लैंक वाला जो जगह है जो लास्ट का रहेगा आप उसको यहाँ पे रख दो। आप इसको चाहो तो आप जेड भी लिख लो, आप इसको जे भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेटा हमारे पास उसका अवेलेबल नहीं है। तो हमको यहाँ पे मैपिंग के टाइम में कुछ भी दे सकते हैं हम। एंटर की के साथ एक्सेप्ट करना है, कस्टमाइज इंपोर्ट। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है यूनियन बैंक, एंटर एंटर एंटर। अब आप चलते हैं यूनियन बैंक के लेजर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे एंट्रीज जो हैं हमारे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल कॉलम वाला हो चाहे वो डबल कॉलम वाला हो। अब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके वो एरर्स जो कि आपको बैंक टू टैली टीडीएल को यूज़ करने टाइम कभी कभी फेस करना होता है। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 7 में पहला जो एरर है
जब आप बैंक स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे जाते हैं इंपोर्ट करने के लिए, सबसे पहले जाते हैं गेटवे ऑफ टैली के अंदर बैंकिंग में, फिर जाते हैं बैंक रिकन्सिलेशन। वहाँ से जब आप अपना लेजर को सिलेक्ट करते हैं, जिस लेजर को आपको इंपोर्ट करना है, और फिर आप ऊपर Alt+O इंपोर्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट वाला जो ऑप्शन होता है वो डिसेबल्ड मिलता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमको जाना होगा टैली में। जब आप कभी भी बैंकिंग फीचर में जाएं, फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करें बैंक रिकन्सिलेशन, अपने बैंक के लेजर को सिलेक्ट करें। उसके बाद आप जब जाते हैं इंपोर्ट में, यहाँ पे आपको अगर ये बैंक स्टेटमेंट ऐसा दिख रहा है, एनेबल्ड नहीं है ये ऑप्शन, तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए आपको अपने बैंक के लेजर, जैसे यहाँ पे कैनरा बैंक है, तो आपको अपने कैनरा बैंक के लेजर को अल्टर करना है, कैनरा बैंक, और आपको देखना है कि आपने ये एनेबल ऑटो रिकन्सिलेशन को यस किया है या नहीं। अगर आप इसको यस कर लेंगे तो वो आपको ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर नो रखेंगे तो बैंक स्टेटमेंट वाला ऑप्शन जो है इंपोर्ट वाले ऑप्शन के अंदर आपको डिसेबल्ड मिलेगा। अभी हम इसको यस करके कंट्रोल ए से सेव करते हैं, एस्केप करके बाहर जाते हैं, वापस से जाते हैं बैंकिंग, बैंक रिकन्सिलेशन, कैनरा बैंक और इंपोर्ट के अंदर। अब आप देखो ये वापस से एनेबल हो गया। ठीक है, तो पहला एरर हमको समझ में आया कि कैसे सॉल्व करना है। जब कभी भी आपको इंपोर्ट के अंदर ये बैंक स्टेटमेंट डिसेबल्ड मिले तो आपको एनेबल ऑटो रिकन्सिलेशन वाले ऑप्शन को चेक करना है। दूसरा एरर जो हमको यहाँ पे दिख रहा है वो है नॉट ए वैलिड फॉर्मेट। नॉट अ वैलिड फॉर्मेट आपको कब देखने को मिलेगा? पहला तो ये, जब आप अपने बैंक के लेजर को क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पे जो हमको बैंक का नेम देना होता है, जैसे कि जब हम अपना बैंक का लेजर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक डाल रहे हैं, अंडर बैंक अकाउंट या OC आप कुछ भी डाल सकते हैं। अकाउंट नंबर आप देने के बाद अगर आप यहाँ पर एक्सिस बैंक का स्टेटमेंट जो कि आपने नेट बैंकिंग को यूज़ करके डाउनलोड किया हुआ है, डबल कॉलम स्टेटमेंट, उसको आपको इंपोर्ट करना है और आप यहाँ बैंक नेम में एक्सिस के जगह आप दे दे रहे हो स्टेट बैंक या कोई भी एक दूसरा बैंक डाल दिए, एनेबल ऑटो रिकन्सिलेशन भी कर दिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बैंक का नेम गलत डालोगे और आप फिर यहाँ पे बैंकिंग फीचर के अंदर जाओगे, बैंक रिकन्सिलेशन में जाओगे, एक्सिस को भी सिलेक्ट कर लोगे, इंपोर्ट में आओगे, आपको बैंक स्टेटमेंट दिख रहा है, आप यहाँ भी चल गए। यहाँ पे पाथ को डालने के बाद जब आप यहाँ पे अपने स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके एंटर करोगे तो जब वो रीड करता है स्टेटमेंट को, टैली जब रीड करेगा तो वो दिखाएगा नॉट अ वैलिड फॉर्मेट। तो पहला सिनेरियो ये है कि नॉट अ वैलिड फॉर्मेट तब दिखाता है जब आप बैंक का नेम को गलत डालते हो। अगर बैंक का नाम सही है उसके बाद भी नॉट अ वैलिड फॉर्मेट दिखा रहा है तो उसका रीज़न ये हो सकता है आपका जो एक्सेल वाला सीट है उसको आपने अपने लोकल पीसी पे नहीं रखा हुआ है, आपने अपने कोई दूसरे सर्वर पीसी या कोई क्लाइंट पीसी जो कि आपके लैन के अंदर कनेक्टेड है उसके किसी फोल्डर के अंदर, जैसे कि ये नेटवर्क के अंदर मेरा एक पीसी है, यहाँ पर मेरा ये एक बैंक स्टेटमेंट है। अब अगर मैं इसको इंपोर्ट करना चाहूँगा तो ये मुझे एरर शो करेगा नॉट अ वैलिड फॉर्मेट। तो नॉट अ वैलिड फॉर्मेट के टोटल 2 सिनेरियो हैं। पहला, बैंक का नाम आपने गलत सिलेक्ट किया हुआ है। दूसरा, आपका जो डेटा है वो कोई लोकल पीसी, कोई दूसरे लैन केबल के अंदर जो कनेक्टेड है पीसी, उसके अंदर सेव किया हुआ है। तीसरा जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन वाला एरर है वो ये है कि जब आप इंपोर्ट करेंगे कोई एक्सेल वाले स्टेटमेंट को तो वो आपको सक्सेस का मैसेज शो करेगा और बैंक रिकन्सिलेशन का स्क्रीन आ जाएगा अगर आप कोई भी बटन को प्रेस करेंगे। मतलब कि जैसे टैली में अभी मैं यहाँ आपको दूसरी कंपनी दिखाऊं जो पहले जिसमें हमने अभी वर्क किया था, बैंक टू टैली डेमो, इसके अंदर हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का ये अकाउंट नंबर भी डाला हुआ है, बैंक नेम भी ठीक है, एनेबल ऑटो रिकन्सिलेशन भी ठीक है, एक्सेल टेम्पलेट के अंदर हमारा सब डेटा भी ठीक है। यहाँ पर ये पाथ अपना दिया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट सिलेक्ट किया हुआ है, इसको कंट्रोल ए से सेव किया हुआ है। आप यहाँ पे बैंकिंग में गए, बैंक रिकन्सिलेशन में गए, बैंक ऑफ बड़ौदा को भी सिलेक्ट किए, फिर आप यहाँ पे इंपोर्ट पे गए, आपको बैंक स्टेटमेंट दिखा, वहाँ भी एंटर किए। अब यहाँ पर अगर आप फाइल का पाथ को देंगे, सपोर्टेड में गए, आप अपने बैंक स्टेटमेंट को सिलेक्ट किए, यहाँ पर देखो रीडिंग बैंक स्टेटमेंट फाइल बता रहा है। अब यहाँ पर देखो ये सक्सेस का एक मैसेज शो कर रहा है। नॉर्मली ये मैसेज आपको कभी भी नहीं दिखेगा। अगर ये सक्सेस मैसेज शो कर रहा है और अब आप यहाँ पे बटन को या कोई भी की को आप प्रेस करते हो ना तो आपको बैंक रिकन्सिलेशन की स्क्रीन आ जाएगी। ऐसा क्यों शो कर रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये विथ व्यू जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये विथ व्यू नहीं दिखना चाहिए, आपको ये दिखना चाहिए विदाउट व्यू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी की को प्रेस करूँ तो आप देखो ये बैंक रिकन्सिलेशन की स्क्रीन पे ले आया मुझे। तो ये वाला एरर जब भी आएगा आप समझ जाओ कि
यहाँ इंपोर्ट में जाने के बाद, बैंक स्टेटमेंट में जाने के बाद आपको ये विथ व्यू जो था इसको क्लिक करके पहले विदाउट व्यू करना है। अगर आप विदाउट व्यू रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, विथ व्यू में रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। इसके बाद जो एक कॉमन एरर आता है वो है कि आपको आइदर शो करेगा कि स्पेलिंग एरर है, या फिर इनवैलिड पाथ है, या फिर नो फाइल टू ओपन इन कॉन्टेक्स्ट, इस टाइप के कुछ एक एरर आपको देखने को मिलेंगे। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपका स्टेटमेंट करेक्टली इंपोर्ट नहीं होता है, आप इंपोर्ट करके देख लिए फिर भी इंपोर्ट नहीं हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेटर पैनल जो होता है टैली का, Ctrl+N की से जो हम देखते हैं, वहाँ पर आपको एरर नॉर्मली शो हो जाते हैं कि क्या एरर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज जो भी होंगी एरर की वो आपको वहाँ पे दिख सकती है, आपको उसको चेक करना है। अगर आपको कैलकुलेटर पैनल के अंदर नो फाइल टू ओपन इन कॉन्टेक्स्ट ये सब टाइप के कुछ मैसेज मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके टैली के अंदर जब आप कोई चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लूँ, यूनियन बैंक, और यहाँ पर अंडर बैंक अकाउंट मैं इसको दे देता हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एनेबल ऑटो रिकन्सिलेशन को यस कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। एक्सेल टेम्पलेट में गए, ये सारी चीज़ें डाले। इसके बाद जो हमारा बैंक स्टेटमेंट है हम उसको इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये मल्टीपल फोल्डर के अंदर है। देखिए मल्टीपल फोल्डर के अंदर जब आपका डेटा होता है तो आपको कुछ एरर देखने को मिलते हैं। सीट 1 ए बी, अब अगर मैं इसको यहाँ कस्टमाइज इंपोर्ट में जाके इंपोर्ट करने की कोशिश करूँ तो देखो ये एक ही बार में क्लोज हो गया। और अब कैलकुलेटर पैनल में अगर मैं जाऊँ तो नो ओपन फाइल इन करंट कॉन्टेक्स्ट या फिर नो सोर्स फाइल टू क्लोज, इस टाइप के एरर मेरे को देखने को मिल रहे हैं। इसका ये मतलब है कि मेरा जो डेटा है वो मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर है। तो उस केस में मुझे क्या करना है, डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेना है और कोई भी दूसरे ड्राइव में जस्ट मुझे यहाँ पे सिंपली पेस्ट करके और इस ड्राइव का पाथ को लेना है और अपने एक्सेल टेम्पलेट के अंदर यहाँ पर पेस्ट करना है और आगे फिर उसी के साथ मुझे कंटिन्यू करना है। ठीक है, इसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन एरर जो अभी 3.0 में लोगों के पास देखने को मिल रहा है वो ये है कि एंट्री दो बार उनकी इंपोर्ट हो जा रही है। तो एंट्री अगर दो बार आपकी इंपोर्ट हो रही है उसका ये मतलब है कि आइदर आपने हमसे अपडेटेड बैंक टू टैली का जो एड ऑन है वो नहीं लिया हुआ है। अगर आपका अपडेटेड वाला एड ऑन नहीं है आपके पास और आपने पहले हमसे ये TDL लिया हुआ था तो आपको जस्ट नीचे सपोर्ट नंबर जो दिया है उस पर कॉल करके अपना टैली सीरियल नंबर बताना होगा। इमीडिएटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो फाइल दे दी जाएगी। दूसरा जो रीज़न हो सकता है एंट्रीज को पोर्ट करने का वो ये है कि आप टैली प्राइम का एडिट लॉग वाला वर्जन को हो सकता है आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप एडिट लॉग वाले वर्जन को यूज़ कर रहे हैं तो आपको पहले क्या करना है, आपको ऑल्टर में जाना है अपनी कंपनी को ओपन करके, फिर वाउचर टाइप में जाना है, फिर आपको पेमेंट, रिसिट और कॉन्ट्रा तीनों ही में मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग आप देखिए आपको ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड ऐसा मिलेगा, उसको आपको ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपको कुछ भी एक डायलॉग बॉक्स मिलता है कि क्या ऐसा करना है या नहीं, कन्फर्मेशन के लिए आएगा, आप उसको एंटर प्रेस कीजिए और आप उसको सेव कर लीजिए। सेम आपको करना है रिसिप्ट के लिए। यहाँ पे अगर ऑटोमेटिक नहीं दिख रहा है, मैनुअल ओवरराइड वाला ऑप्शन दिख रहा है तो आपको ऑटोमेटिक सिलेक्ट करना है और उसको सेव करना है। और वही चीज़ आपको फिर रिपीट करना है कॉन्ट्रा के लिए भी, इसको भी आपको यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग को ऑटोमेटिक रखना है। उसके बाद अब जब इंपोर्ट करेंगे तो एंट्रीज आपकी दो बार इंपोर्ट नहीं होगी, वो एक ही बार इंपोर्ट होगी। उसके बाद एक एरर आता है कि एक्सेल फाइल इज़ नॉट शोइंग वाइल इंपोर्टिंग यूजिंग बैंकिंग फीचर। कई बार क्या होता है जब आप अपने टैली में जाएं, आप यहाँ पर बैंकिंग वाले फीचर में जाकर बैंक रिकन्सिलेशन को सिलेक्ट करते हैं, अपने बैंक लेजर को, इंपोर्ट में जाते हैं, बैंक स्टेटमेंट में जाते हैं, यहाँ पर आप अपनी फाइल का पाथ भी देते हैं। यहाँ पर ये जो लिस्ट आती है ना, ये लिस्ट के अंदर आपको अपना बैंक का नाम ही नहीं दिखता है, आपका जो स्टेटमेंट है वो दिखता ही नहीं है। अगर वैसा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आपको एक बार अपने टैली के डेटा को रीराइट करके चेक करना है। डेटा पे कुछ प्रॉब्लम आता है, करप्ट हो जाती है तो ऐसा होता है। या फिर उससे भी नहीं हुआ तो आपको एक बार टैली के एप्लीकेशन को कोई दूसरे ड्राइव में, जैसे कि अभी अगर आपका टैली C ड्राइव में है तो आपको फिर D ड्राइव के अंदर उसको इंस्टॉल करना है। अभी अगर D ड्राइव में तो फिर आपको उसको कोई दूसरे
या तीसरे ड्राइव में इंस्टॉल करके देखना है, फिर वो प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी। लास्ट में है एक्सेल फाइल इज़ ऑलरेडी ओपन। ये एरर से हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप कभी भी कोई एक्सेल फाइल को ओपन कर रखें और उसी फाइल को आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो आपको जस्ट एक ये मैसेज शो करता है, आपको सिंपली एस्केप प्रेस करना है और कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है, ऑटोमेटिकली जो आपका डेटा है वो इंपोर्ट हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुआ होगा। मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट एंड टू एंड जो भी बैंक टू टैली वाली फीचर्स हैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। इसके बाद भी अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे जो सपोर्ट नंबर दिया गया है 9040151295, आप उस पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप एक टिकट रेज कर सकते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल होंगे। थैंक यू। Like and follow. Thank you. Leave a comment below.